हेलो माय डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है सभी के। उम्मीद है सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, हम लोगों ने सॉल्यूशन के लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को पूरा कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग लेक्चर 3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग जो भी चीज पढ़ेंगे वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो आइए जान लेते हैं कि आज हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, आज की वीडियो हम लोग पढ़ेंगे कि हेनरी लॉ क्या होता है और हेनरी लॉ का क्या एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन का मतलब होता है कि हेनरी लॉ जो होता है वो कहाँ पे रियल लाइफ में यूज होता है, और हेनरी लॉ से रिलेटेड आपके बोर्ड एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए गए हैं उस क्वेश्चन को हम लोग भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर इस टॉपिक को आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आप इजिली कोई भी क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग जानते हैं कि भाई हेनरी लॉ क्या कहता है। ठीक है, देखो पहली बात समझो, हेनरी लॉ कहाँ पे यूज होता है। हाँ देखो, जब किसी गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो हम लोग हेनरी लॉ का इस्तेमाल करते हैं। क्या? जब किसी गैस को लिक्विड में डिसॉल्व किया जाता है वो हेनरी लॉ का यूज करते हैं। ठीक है, अब हेनरी लॉ क्या होता है, आइए एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है। इस कंटेनर हमने क्या ले लिया है, वाटर बोले तो हमने लिक्विड ले लिया है। ठीक है, अब इस लिक्विड में क्या करेंगे, हम इस गैस को क्या करेंगे, डिसॉल्व करेंगे। लिक्विड को गैस में डिसॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर हम चाहते हैं गैस लिक्विड में डिसॉल्व हो जाए तो क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर प्रेशर लगाना पड़ेगा। इसके ऊपर हम क्या करेंगे, बाहर से यहाँ पे प्रेशर लगाएंगे। तो जैसे जैसे प्रेशर लगाएंगे तो पिस्टन धीरे धीरे नीचे आएगा। हाँ, तो पिस्टन जैसे जैसे नीचे आएगा तो क्या होगा, आप देख सकते हैं जैसे प्रेशर बढ़ा तो जो गैस है वो पानी में ज्यादा मात्रा में डिसॉल्व हो गया। यहाँ पे प्रेशर कम है तो जो गैस है वो लिक्विड में कम डिसॉल्व है। लेकिन जैसे हम लोगों ने यहाँ पे प्रेशर बढ़ाया, प्रेशर बढ़ाने की वजह से जो गैस होता है वो वाटर में सॉल्युबल हो जाता है। ठीक है, तो यही होता है हेनरी लॉ। हेनरी लॉ कहता है कि गैस जो लिक्विड पे प्रेशर लगाता है वो उसके सॉल्युबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या कहता है कि जो गैस लिक्विड के ऊपर प्रेशर लगाता है वो उसके सॉल्युबिलिटी के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ही गैस लिक्विड में सॉल्युबल होगा। ठीक है, तो क्या कहता है भाई, ये क्या कहता है, जो भी गैस का प्रेशर है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, उसके सॉल्युबिलिटी के प्रोपोर्शनल होता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है प्रेशर जितना ज्यादा होगा गैस का उतना ज्यादा गैस लिक्विड में डिसॉल्व होगा। इसी को हेनरी लॉ का नाम दिया जाता है। ठीक है, और ये पढ़ लेते हैं कि इसका स्टेटमेंट क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द solubility of gas in liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas present above the सरफेस ऑफ लिक्विड और सॉल्यूशन। ठीक है, ये लॉ क्या कहता है समझिए। ये लॉ कहता है कि अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखे, यानी टेम्परेचर में अगर हम कोई बदलाव नहीं लाते तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या होता है, जो गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी होती है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, उसके प्रेशर के। गैस की लिक्विड में जो सॉल्युबिलिटी होती है वो उसके प्रेशर के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो जितना ज्यादा गैस का प्रेशर होगा लिक्विड पे उतना ज्यादा सॉल्युबल होगा। यही को हेनरी लॉ का नाम दिया जाता है। ठीक है, अब जो हम लोगों ने ये थ्योरेटिकल डिफिनेशन पढ़ा है, इसे थ्योरेटिकल डिफिनेशन को आइए हम लोग एक मैथमेटिकल टर्म में, एक फॉर्मूले के टर्म में समझ सकते हैं। ठीक है, ये जो डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं वो बेसिकली इसी से रिलेट करता है। ठीक है, इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ज्यादा गैस डिसॉल्व होगा। अब देखो, गैस डिसॉल्व होने का मतलब क्या है, गैस डिसॉल्व होने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो गैस डिसॉल्व हो रहा है बेसिकली उसका मास डिसॉल्व हो रहा है। गैस डिसॉल्व होने का मतलब क्या होता है, मास डिसॉल्व हो रहा है, यानी जो सॉल्युबिलिटी है अगर उसको हम लोग मास से रिप्लेस कर देंगे तो इसका मैथमेटिकल डिफिनेशन बन जाएगा। ठीक है, तो मैथमेटिकल डिफिनेशन क्या कहता है, कहता है कि जो गैस है, जो गैस लिक्विड के ऊपर प्रेशर लगा रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, उसके मास के। ठीक है, इसके मास के मतलब जितना ज्यादा गैस लिक्विड के ऊपर प्रेशर लगाएगा उतना ही ज्यादा उसका मास जो होगा वो लिक्विड में डिसॉल्व होगा। यही होता है हेनरी लॉ। ठीक है, प्रेशर को हम लोग पी से लिखेंगे और प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं कांस्टेंट और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, के एच। ठीक है, और मास को हम लोग क्या लिखते हैं, एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो फार्मूला बनकर आ गया ये आपका हेनरी लॉ का फार्मूला होता है। ठीक है, तो क्या है आपका यहाँ पे कौन सा टर्म क्या कहलाता है इसको आप मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे पी क्या है, पी भाई इट इज द प्रेशर ऑफ गैस। पी क्या है यहाँ पे, प्रेशर ऑफ गैस, गैस का प्रेशर है। ठीक है, और केएच क्या होता है, केएच को हम लोग बोलते हैं हेनरीज कांस्टेंट। क्या बोला जाता है, हेनरीज कांस्टेंट का नाम दिया जाता है। ठीक है,
अब यहाँ पे एम क्या है, एम आपका है, एम वो मास है जो पानी में डिजोल्व है, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ डिजोल्व गैस, मास ऑफ डिजोल्व गैस, जो जो गैस है वो लिक्विड में डिजोल्व है, उसी का मास है, मास ऑफ डिजोल्व गैस, ठीक है। ये होता है आपका हेनरी का मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ठीक है। अब ये लॉ क्या कहता है, इसको हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। ओके, देखो ये लॉ क्या कहता है, द मास ऑफ गैस डिजोल्व पर यूनिट वॉल्यूम of solvent is proportional to the pressure of the gas at a constant temperature, ठीक है। क्या यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए तो जो गैस का मास डिजोल्व हो रहा है इस सॉल्वेंट में, ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, उसके प्रेशर के, ठीक है। कांस्टेंट टेम्परेचर पे गैस का जो मास लिक्विड में डिजोल्व हो रहा है वो इसके प्रेशर के प्रोपोर्शन होता है। तो यहाँ से फार्मूला यहाँ से डिराइव हो जाता है, ठीक है। अब जो यहाँ पे इसका थर्ड स्टेटमेंट आता है, यहाँ पे हम लोगों ने देखिए हेनरी लॉ का पहला स्टेटमेंट पढ़ लिया, ये दूसरा स्टेटमेंट पढ़ लिया है, एक स्टेटमेंट और आता है मोल फ्रैक्शन के टर्म में। यहाँ पे जो हम लोगों ने फार्मूला डिराइव किया गया है ये प्रेशर और मास के टर्म में आया है। एक और फार्मूला डिराइव होता है बच्चों, जहाँ पे मास लिया हम लोगों ने, मास की जगह क्या आ जाता है, मोल फ्रैक्शन आ जाता है, ठीक है। लगभग डिफिनेशन बिल्कुल सेम है, जहाँ पे हम लोगों ने मास लिया था वहां पे क्या हो जाएगा, आपका मोल फ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन के टर्म में क्या कहता है, मोल फ्रैक्शन के टर्म में कहता है कि जो गैस लिक्विड के ऊपर प्रेशर लगाता है किसके प्रोपोर्शनल होता है, उसके मोल फ्रैक्शन के, ठीक है। जो गैस लिक्विड के ऊपर प्रेशर लगाता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, उसके मोल फ्रैक्शन के। यानी जितना ज्यादा जो गैस है वो लिक्विड के ऊपर प्रेशर लगाएगा उतने ज्यादा ही गैस के मोल उसमें डिजोल्व होंगे। हाँ, गैस डिजोल्व होने का मतलब हो सकता है गैस का मास डिजोल्व हो, मास अगर डिजोल्व हो सकता है तो ये भी हो सकता है मास की जगह उसके मोल्स डिजोल्व हो। मोल्स मतलब वही मोल फ्रैक्शन के बारे में बात करना है, तो इसी को हेनरी लॉ का तीसरा स्टेटमेंट भी कहा जाता है, ठीक है। आइए इस पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस in vapor phase is directly proportional to the mole fraction of gas in the solution, ठीक है। ये लॉ क्या कहता है, इस लॉ के अकॉर्डिंग जो वहां पे गैस का प्रेशर होता है, जो गैस का प्रेशर होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उसके मोल फ्रैक्शन के, ठीक है। जो गैस का प्रेशर होता है वो किससे प्रोपोर्शनल होता है, उसके मोल फ्रैक्शन के, ठीक है। अब अगेन इसको थोड़ा और डिराइव करोगे तो क्या आ जाएगा, और यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है, उसको हम लोग अगेन क्या नाम देते हैं, के एस का, और एक्स के यहाँ पे क्या है आपका मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो दिस इज द फार्मूला फॉर हेनरीज कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीजें क्या है, यहाँ पे P क्या है, P क्या है, P इज द प्रेशर ऑफ गैस, P इज द प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है। गैस का प्रेशर है किस फॉर्म में, इन वेपर के फॉर्म में, ठीक है। ओके, और यहाँ पे के एस को तो आप जानते हैं हेनरीज कांस्टेंट बोला जाता है। एक्स क्या है, एक्स को बोला जाता है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, क्या बोला जाता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। और ये गैस किस फॉर्म में होगा, ये उस गैस के बारे में बात कर रहा है जो कि सॉल्यूशन में है, उस गैस के बारे में बात कर रहा है जो कि सॉल्यूशन में है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में जो गैस है बच्चों उसका मोल फ्रैक्शन हमें यहाँ पे निकालना होता है, ठीक है। ये था हेनरी लॉ का अगला स्टेटमेंट। अब देखिए, तो इस जो यहाँ पे हेनरीज कांस्टेंट है इससे रिलेटेड भी कुछ सवाल आते हैं, आइए उसको हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो हेनरीज कांस्टेंट है वो क्या कहना चाहता है, देखो ये हेनरीज कांस्टेंट के बारे में जान लेते हैं। वैल्यू ऑफ के एच की वैल्यू कहाँ कहाँ पे डिपेंड करती है, ठीक है। देखो जो के एच होता है बच्चों वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी के, क्या जो के एच होता है वो सॉल्युबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका क्या मतलब है सर, इसका क्या मतलब है भाई, आइए इसके मतलब को थोड़ा समझाते हैं। देखो के एच सॉल्युबिलिटी की इनवर्सली प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, अगर किसी गैस के लिए के एच की वैल्यू ज्यादा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी गैस के लिए के एच की वैल्यू ज्यादा है इसका मतलब जो गैस है वो पानी में कम सॉल्युबल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब अगर एक का वैल्यू बढ़ेगा दूसरे की वैल्यू घटेगी, ठीक है। किसी गैस के लिए के एच का वैल्यू ज्यादा है इसका मतलब वो पानी में कम सॉल्युबल है। इसका उल्टा क्या कर सकते हैं, किसी गैस के लिए अगर के एच की वैल्यू कम है इसका मतलब वो गैस जो है पानी में आसानी से सॉल्युबल हो सकता है, घुल सकता है,
ठीक है, आइए आपको एग्जाम्पल की मदद से समझा देते हैं। ओके, मान लीजिए आपके पास क्या है, आपका यहाँ पे हेलियम है। क्या है? हेलियम। हम लोगों ने एक गैस ले लिया और दूसरा एग्जाम्पल ले लिया यहाँ पे हमने ऑक्सीजन का। क्या है? ऑक्सीजन का। ठीक है, अगर हमने कहा कि हेलियम के लिए KH का वैल्यू ज्यादा है और ऑक्सीजन के लिए KH का वैल्यू कम है, तो इससे हमें क्या सीख मिलता है? हाँ, हमने कहा भाई हेलियम के लिए KH का वैल्यू ज्यादा है, तो इसका क्या मतलब है? अगर किसी का KH का मान ज्यादा होगा, इसका मतलब पानी में कम सॉल्युबल होगा। इसका मतलब जो हेलियम होता है वो पानी में आसानी से डिसॉल्व नहीं हो पाता। लेकिन ऑक्सीजन के लिए KH का वैल्यू क्या है? कम है। अगर ऑक्सीजन के लिए KH का वैल्यू कम होगा, इसका मतलब वो पानी में ज्यादा सॉल्युबल है। ठीक है, और सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करेंगे। इसका मतलब ऑक्सीजन जो होता है ज्यादा सॉल्युबल होता है किसके कंपैरिजन में? हेलियम के कंपैरिजन में। ठीक है, तो इसका यहाँ से हम लोग मीनिंग निकाल सकते हैं। एग्जाम में सवाल आता है, आपके पास क्या देगा? दो तरह की गैस दे देगा। गैस के देने के बाद उसका KH का वैल्यू देगा। KH का वैल्यू देख के बता रहे हैं कौन कम सॉल्युबल है कौन ज्यादा। कैसे आप बताएंगे? इसका KH का वैल्यू। ठीक है, जिसका वैल्यू ज्यादा होगा वो पानी में कम सॉल्युबल होगा, जिसका वैल्यू कम होगा पानी में ज्यादा सॉल्युबल होगा। ठीक है, इसके अलावा KH किस पे डिपेंड करता है? KH डिपेंड करता है किस पे? टेम्परेचर पे। किस पे? टेम्परेचर पे। ओके, टेम्परेचर। अब इसका क्या मतलब है भाई? इसका मतलब कि देखो, KH प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर का मतलब होता है जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही ज्यादा KH का वैल्यू होगा। यानी टेम्परेचर बढ़ाने से KH का वैल्यू क्या होता है? बढ़ जाता है, और टेम्परेचर घटाने से KH का वैल्यू क्या होता है? डिक्रीज कर जाता है। ओके, अब टेम्परेचर बढ़ाने से KH का वैल्यू बढ़ेगा, और KH का वैल्यू बढ़ेगा, इसका मतलब सॉल्युबिलिटी क्या होता है बच्चों? डिक्रीज करता है। और टेम्परेचर घटाने की वजह से KH की वैल्यू डिक्रीज करती है। हाँ, KH की वैल्यू डिक्रीज करेगी तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है? इंक्रीज करता है। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी दोनों के बेसिस से बता दिया कि सॉल्युबिलिटी और KH का क्या रिलेशन है और टेम्परेचर और KH का क्या रिलेशन है। इससे भी मैं सवाल कराऊंगा तो इसका रिलेशन आपको आसानी से पता चल जाएगा। तो ये भी चीजें NCERT में दी गई है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। हमें पढ़ना है एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ। हेनरी लॉ के क्या क्या रियल लाइफ एप्लीकेशन है, यानी कि हेनरी लॉ कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो पहला एग्जांपल है, आपने देखा होगा बच्चों जो कोल्ड ड्रिंक होता है, हाँ, कोल्ड ड्रिंक के ढक्कन को जब खोलते हैं तो फिज की आवाज आती है। फिज की आवाज का मतलब होता क्या है? कोल्ड ड्रिंक में बच्चों CO2 गैस भरते हैं। जब ढक्कन को खोला जाता है वो CO2 गैस क्या होता है? बाहर आ जाता है। तो बेसिकली जब कोल्ड ड्रिंक में हम लोग CO2 गैस को मिलाते हैं उस टाइम उसका प्रेशर क्या होता है? ज्यादा होता है। यानी कि कोल्ड ड्रिंक में जब CO2 गैस को भरते हैं तो बहुत ही ज्यादा हाई प्रेशर पे भरते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर किसी गैस का प्रेशर ज्यादा होगा तो गैस क्या होगा? लिक्विड में आसानी से डिसॉल्व होगा, उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। इसलिए कोका कोला में आप देखेंगे या थम्स अप हो गया, स्प्राइट हो गया, उसमें जो CO2 भरते हैं वो हाई प्रेशर पे भरते हैं, क्योंकि हाई प्रेशर पे जो CO2 है वो कोल्ड ड्रिंक में आसानी से डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, प्रेशर बढ़ाने में गैस पे की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है। एक तरीके से हेनरी लॉ का एप्लीकेशन हो गया। इसलिए तो जैसे हम बोतल के ढक्कन को खोलते हैं, ढक्कन खोलने के बाद प्रेशर अचानक से डिक्रीज करता है। प्रेशर जैसे ही घटता है तो जो गैस इसमें डिसॉल्व है वो क्या होता है? बाहर आ जाता है। इसीलिए कभी देखते हो जब कोई जो तुम्हारा दोस्त शरारत करता है वो क्या करता है? मार्केट जाता है, मार्केट से एक आपके लिए बढ़िया सा कोल्ड ड्रिंक लेकर आता है, कोल्ड ड्रिंक को शेक करके आपको दे देता है। ठीक है, जैसे ही आप ढक्कन को खोलते हैं सारा का सारा आपका कोल्ड ड्रिंक आपके चेहरे पे आ जाता है। होता क्या है? शेक करने की वजह से जो CO2 होती है उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। जैसे ढक्कन खोलते हैं उसका प्रेशर अचानक से कम होता है और CO2 गैस की वजह से पूरा का पूरा कोल्ड ड्रिंक आपके ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो बेसिकली पहला एप्लीकेशन क्या है? पहला एप्लीकेशन है कि किसी भी सॉफ्ट ड्रिंक में CO2 को हम लोग जब भरते हैं तो उसका प्रेशर क्या होता है? हाई होता है। आइए हम लोग थ्योरी भी पढ़ लेते हैं कि भाई थ्योरी में क्या कहना चाहता है। कह रहा है कि टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सोडा वाटर। हाँ, सोडा वाटर में CO2 के सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए क्या करते हैं? बोतल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर। हाँ, जो बोतल को हम लोग क्या करते हैं? हाई प्रेशर में सील करते हैं, हाई प्रेशर पे बंद करते हैं। तो चाहे आपका सॉफ्ट ड्रिंक हो या फिर आपका क्या हो, सोडा वाटर हो, इन दोनों में CO2 को डिसॉल्व करने के लिए हम उसको बहुत ही हाई प्रेशर पे रखते हैं, क्योंकि हाई प्रेशर पे जो CO2 होता है वो आसानी से लिक्विड में डिसॉल्व हो जाता है।
ठीक है, हम लोग को ये भी पढ़ा भी था कि जितना ज्यादा गैस का प्रेशर होगा उतना ही ज्यादा क्या होता है वो लिक्विड में आसानी से सॉल्युबल हो सकता है। यही होता है आपका हेनरी लॉ। बेसिकली हेनरी लॉ का यूज करके आज हम लोग कोल्ड ड्रिंक में CO2 को भरते हैं। ठीक है, अब आइए बात कर लेते हैं दूसरा एप्लीकेशन। दूसरा एप्लीकेशन है आपका बच्चों स्कूबा डाइवर के बारे में। ठीक है, अब स्कूबा डाइवर क्या होता है थोड़ा गौर से समझिए। स्कूबा डाइवर देखिए, आपने जब मूवी वगैरह देखा होगा, मूवी में देखते होंगे जो यहाँ पे स्कूबा डाइवर्स होते हैं वो टैंक लेके आए। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इन्होंने टैंक लिया है भाई। इस टैंक को लेके वो वाटर में जाते हैं। ठीक है, इस टैंक के बारे में कुछ खास बातें हैं उसको हम आपको बता देना चाहते हैं। देखो, ये टैंक होता है, इस टैंक में बच्चों वो लोग ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस भर के जाते हैं। क्या होता है जनरली इस टैंक में क्या होता है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस भर के जाते हैं, और यही जो ऑक्सीजन होता है वो वहां से सांस लेते हैं पानी में, ताकि वो पानी के अंदर भी क्या होते हैं जिंदा रह सकते हैं। यानी यहाँ पर भी कहीं ना कहीं हेनरी लॉ का इस्तेमाल होता है। अब क्या यूज होता है थोड़ा ध्यान से सुनिए। देखो होता क्या है, जैसे ही स्कूबा डाइवर को गोताखोर बोला जाता है हिंदी में। ठीक है, जैसे गोताखोर लोग, जैसे स्कूबा डाइवर्स लोग समुद्र के अंदर जाते हैं तो क्या होता है, देखो जैसे ही स्कूबा डाइवर समुद्र के गहराइयों में जाते हैं, डीप सी, जैसे ही स्कूबा डाइवर जमीन के अंदर जाते हैं तो क्या होता है, समुद्र के जब आप अंदर जाएंगे तो जितना ज्यादा आप जमीन के नीचे जाते जाएंगे बच्चों, आप पे लगने वाला प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। आप जितना ही ज्यादा पानी के अंदर जाएंगे, इतना ही ज्यादा पानी के गहराइयों में जाएंगे, आपके ऊपर क्या होता है, प्रेशर बढ़ने लगता है। ठीक है, अब प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होता है, प्रेशर बढ़ने की वजह से बच्चों ये क्या होता है, जो टैंक में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस होता है, जब क्या करते हैं ये लोग सांस लेते हैं तो सांस के थ्रू ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस हमारे बॉडी में जाता है। बॉडी में जाने की वजह से क्या होता है कि प्रेशर ज्यादा होने की वजह से हमारा जो ब्लड होता है, क्या होता है, हमारा ब्लड होता है, तो ब्लड में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों ही गैस डिजोल्व हो जाती है। दोनों ही गैस क्या होता है, डिजोल्व हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, ब्लड क्या होता है, ब्लड आपका क्या है, एक तरीके से लिक्विड है, और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन क्या होता है, गैस होता है। ठीक है, तो होता क्या है, जैसे जैसे समुद्र के नीचे जाएंगे आपके ऊपर प्रेशर बढ़ता है, और प्रेशर जब बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रेशर जब बढ़ेगा जो गैस होता है वो लिक्विड में डिजॉल्व होता है। यानी जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस है बच्चों, ब्लड में क्या होता है, डिजॉल्व हो जाता है। जनरली जो नाइट्रोजन होता है हमारे ब्लड में डिजॉल्व नहीं होता आसानी से, लेकिन जब बहुत ज्यादा प्रेशर होगा, प्रेशर होने की वजह से जो नाइट्रोजन होता है वो क्या होता है, ब्लड में डिजॉल्व हो जाता है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे ये लोग अपना यहाँ पे काम करके ऊपर जाते हैं, हाँ, जैसे ही वो अपने यहाँ से जब काम खत्म होता है और पानी के सरफेस पे आते हैं, बाहर निकलते हैं, तो क्या होता है, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, अब आप पे लगने वाला प्रेशर क्या होता है, कम होता है। ठीक है, जैसे जैसे आपने समुद्र में अंदर गए थे प्रेशर बढ़ा था, और समुद्र के अब ऊपर आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, जमीन पे आ रहे हैं। ठीक है, उस टाइम क्या होगा, आप पे लगने वाला प्रेशर अचानक से क्या होता है, घट जाता है। अब अचानक से प्रेशर घटेगा तो क्या होगा, प्रेशर जब बच्चों डिक्रीज करेगा तो जो गैस की सॉल्युबिलिटी होता है वो भी डिक्रीज करेगा। हाँ, प्रेशर बढ़ रहा था तो सॉल्युबिलिटी बढ़ रहा था, अब प्रेशर जब घटेगा तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। अब जो यहाँ पे नाइट्रोजन डिजॉल्व है, जो नाइट्रोजन जो ब्लड में डिजॉल्व है, मान लो ये आपके ब्लड की कैपिलरीज है, हाँ, ये आपकी नस है, और नस में नाइट्रोजन गैस डिजॉल्व है। अब प्रेशर घटने की वजह से ये बच्चों नाइट्रोजन है वो बाहर आना चाहेगा। नाइट्रोजन जो डिजॉल्व है वो क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से ब्लड से बाहर आना चाहेगा। जैसे ही नाइट्रोजन ब्लड से बाहर आता है तो क्या होता है, वो नसों में बबल फॉर्म कर लेता है। नस में क्या होता है, नाइट्रोजन का बबल्स फॉर्म होता है। बबल फॉर्म होने की वजह से आपका जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसको ब्लॉक कर देता है। अब ब्लॉक करने की वजह से हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा पेन होता है, जिसको बेन्स का नाम देते हैं। क्या होता है, उसको बेन्स का नाम दिया जाता है। तो होता क्या है, तो बेसिकली ये सारा का सारा जो खेल है वो हेनरी लॉ का इस्तेमाल है। ठीक है, तो आज के ज़माने में हम लोग क्या करते हैं, आज के ज़माने में बच्चों हम लोग ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के अलावा इसमें कुछ अमाउंट में हीलियम भी मिला देते हैं, क्योंकि कितना भी ज़्यादा प्रेशर हो, प्रेशर बढ़ने से हीलियम हमारे ब्लड में इतना ज़्यादा डिजॉल्व नहीं हो पाता, तो हम ब्रेन जैसी बीमारियों से बचे रह सकते हैं। यही है हेनरी का अगला एप्लीकेशन। ठीक है, अब इसी चीज़ को आइए हम लोग थ्योरी की मदद से जान लेते हैं। क्या कह रहा है कि When scuba diver go deep in the sea, हाँ, जैसे जो स्कूबा डाइवर समुद्र की गहराइयों में जाते हैं, नीचे जाते हैं, तो क्या होता है, solubility ऑफ एटमॉस्फेरिक गैस लाइक ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इंक्रीज इन ब्लड। ठीक है, जैसे जैसे नीचे जाते हैं, नीचे जाने पे क्या होता है, प्रेशर बढ़ता है। प्रेशर बढ़ने की वजह से जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है वो ब्लड में क्या होता है, उनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाता है।
ठीक है। तो जैसे जैसे गहराई में जाएंगे प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ने की वजह से ऑक्सीजन नाइट्रोजन जो होते हैं वो आपके ब्लड में डिजोल्व हो जाते हैं। फिर क्या होता है, व्हेन डाइवर्स कम आउट, हाँ जब हम अपना काम करके बाहर आते हैं, बाहर आने की वजह से क्या होता है, देयर इज अ रिलीज और डिजोल्व गैस। जो भी गैस हमारे ब्लड में डिजोल्व था, अब धीरे धीरे वो गैस क्या होगा, ब्लड से बाहर निकलेगा, ड्यू टू विच बबल्स ऑफ नाइट्रोजन फॉर्म। ठीक है। अब जैसे ही ये नाइट्रोजन ब्लड से बाहर आना चाहेगा तो क्या होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन का बबल बन जाता है। इसकी वजह से क्या होगा, विच ब्लॉक दी कैपिलरीज एंड कॉज पेनफुल सेंसेशन कॉल्ड वेन। जो नसों को ब्लॉक कर देता है और हमें बहुत ही असहनीय दर्द होता है, जिसे हम लोग बेन्स का नाम देते हैं। ठीक है। तो बेन से बचने के लिए क्या होता है, उसमें हेलियम मिला जाता है। हेलियम हमारे ब्लड में आसानी से डिसॉल्व नहीं हो पाता, तो हम बेन से क्या होते हैं, बचे रहते हैं। तो बेसिकली यहाँ भी आपका हेनरी लॉ इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है। अब आइए हेनरी का हम लोग तीसरा यूज पढ़ लेते हैं, वो क्या है, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ का तीसरा नियम क्या है। आइए तीसरा यहाँ पे एप्लीकेशन क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। ओके, देखो इससे पहले क्या था, इससे पहले हम लोग समुद्र की गहराइयों में जा रहे थे, लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें ऊपर जाना है। कहाँ पे, हमें ऊपर की तरफ चढ़ना है, यानी कि हमें पहाड़ों पे जाना है। जब पहाड़ पे जाएंगे तो क्या होगा, हाँ जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, पहाड़ पे जाने का मतलब आप आसमान की ऊंचाइयों में जा रहे हैं। जैसे जैसे बच्चों आप आसमान की ऊंचाइयों में जाओगे तो क्या होगा, आप पे लगने वाला प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज डिक्रीज करता है। हाँ जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं तो वहां पे ऊपर जाओगे तो वहां पे गैस कम है, गैस कम होगा तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। अब प्रेशर कम होने की वजह से क्या होता है, प्रेशर कम होने की वजह से हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन का लेवल होता है वो कम हो जाता है। ठीक है। अरे भाई ऊपर जाओगे, ऊपर जाओगे तो वहां पे ऑक्सीजन कम है, ऑक्सीजन कम है तो हमारे ब्लड में भी ऑक्सीजन कम होगा। अब हमारे ब्लड में जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो क्या होता है, ऑक्सीजन कमी की वजह से हमें क्या होता है, चक्कर आने लगता है, हमें सोचने की क्षमता क्या होता है, हम लोग खो देते हैं। आप उन लोग से बारे में पढ़िएगा जो लोग माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं, उनको क्लाइंबिंग करने में बहुत ज्यादा परेशानी आती है कि भाई ऊपर तो गैस है ही नहीं। हाँ जब गैस नहीं है तो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से हमारे सोचने की क्षमता, काम करने की क्षमता क्या होती है, खत्म हो जाती है। ऐसी बीमारी को हम लोग क्या नाम देते हैं, एनोक्सिया का नाम देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हेनरी लॉ यूज हो रहा है। हेनरी लॉ कैसे यूज हो रहा है मैं बता रहा हूँ। देखो जैसे जैसे आप आसमान में जाते हैं, जैसे जैसे आप ऊंचाइयों पे जाते हैं, जो वहां पे गैस का प्रेशर होता है कम होता है। गैस का प्रेशर कम होगा तो ऑक्सीजन जो होगा वो ब्लड में कम सॉल्यूबल होगा। ब्लड में जब ऑक्सीजन कम सॉल्यूबल होगा तो हमें क्या होता है, एक बीमारी हो जाती है जिसको एनोक्सिया का नाम देते हैं। ठीक है। आज उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है कि एट हाई एल्टीट्यूड, हाँ जैसे जैसे हम ऊंचाइयों पे जाते हैं, partial pressure of oxygen is low, due to which concentration of oxygen in the blood and tissues is also low। ठीक है। तो जैसे जैसे हम लोग ऊंचाइयों पे जाते हैं, गैस का प्रेशर या बोलते ऑक्सीजन का प्रेशर कम होता है। ऑक्सीजन प्रेशर कम होने की वजह से जो ऑक्सीजन होता है वो हमारे ब्लड में कम डिजॉल्व हो पाता है। कम डिजॉल्व होने की वजह से क्या होता है, हमें एक बीमारी हो जाती है जिसको एनोक्सिया बोला जाता है। एनोक्सिया क्या होता है, अनेबल टू थिंक एंड एक्ट प्रॉपर्ली। ठीक है। मतलब हमारे जो एक तरीके से सोचने की क्षमता होता है, काम करने की क्षमता होता है, वो क्या होता है, वो कहीं ना कहीं खराब हो जाता है। ये था हेनरी का अगला नियम। ठीक है। चलिए अब आइए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आए गए हुए हैं। ओके। हेनरी लॉ से रिलेटेड अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी आए आप कमेंट करिएगा, उसका मैं आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब बोर्ड में जो सवाल आया इसको देखते हैं। क्या कह रहा है कि low concentration of oxygen in the blood and tissue of people living at high altitude is due to। देखो बहुत ही अच्छा सवाल है, सवाल को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो लोग ऊंचाइयों पे रहते हैं, हाई एल्टीट्यूड मतलब जो लोग पहाड़ों पे रहते हैं, ऊंचाई इलाके पे रहते हैं, जो लोग बहुत ऊंचाइयों पे रहते हैं उनके ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। हाँ जो लोग ऊंचाइयों पे रहते हैं उनके ब्लड में ऑक्सीजन की लेवल जो होता है वो कम होता है। किस वजह से कम होता है, पहला ऑप्शन दिया है कि प्रेशर वहां पे ज्यादा होता है, वहां पे टेम्परेचर कम होता है, वहां पे प्रेशर जो होता है कम होता है, कि यहाँ पे बोथ
लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर। हाँ, टेम्परेचर कम होता है, प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, अभी हम लोग कुछ देर पहले ही पढ़कर आए थे, यही वाला सवाल आया हुआ है कि जैसे आप ऊंचाइयों पे जाएंगे तो प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होने की वजह से ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है ना। यानी कि आप कौन सा ऑप्शन लगा के आएंगे, आपका सी वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो जो लोग ऊंचाइयों पे होते हैं उनके ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, क्योंकि यहाँ पे भैया गैस का प्रेशर क्या होता है, कम होता है। और गैस का प्रेशर कम होगा तो ऑक्सीजन जो होता है वो कम ब्लड में डिजॉल्व होगा, इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। तो सी वाला क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट केएच। ठीक है, कह रहा है कि जो केएच की वैल्यू होती है वो क्या होता है, हाँ, इंक्रीज विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर। हाँ, टेम्परेचर घटाने पे केएच का वैल्यू बढ़ता है, डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। हाँ, टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी वैल्यू घटती है, इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी वैल्यू बढ़ती है, या फिर रिमेन्स कांस्टेंट, उसकी जिंदगी में कोई भी बदलाव नहीं आता है। ठीक है, तो अभी मैंने केएस से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स लिखवाया था, ये इसको थोड़ा मैं दिखा देना चाहता हूँ। केएस से रिलेटेड सवाल है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि केएच और टेम्परेचर के क्या रोल है, मैंने आपको बताया था। जो हेनरी कांस्टेंट होता है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है, यानी जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा केएच का वैल्यू होगा, जितना कम टेम्परेचर होगा उतना ही कम केएच का वैल्यू होगा। ठीक है, आइए इसी के देखते हुए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए तो बताइए इस हिसाब से क्या होगा। कौन सा ऑप्शन लग रहा है आपको, बच्चों? वो आपका सी वाला ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो सी वाले में क्या कह रहा है कि अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो उसका केएच का वैल्यू भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ये बिल्कुल सही बात है, टेम्परेचर बढ़ाने से हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज करती है। तो सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये सारे के सारे एग्जाम में आए हुए सवाल है और कितने सिंपल सवाल है। अगर आप थ्योरी भी अगर सही से पढ़े होंगे तब भी उसको आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी हेनरी कांस्टेंट से रिलेटेड है। क्या कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट, हेनरी कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो क्या होता है, ग्रेटर फॉर गैस विथ हाई सॉल्युबिलिटी। हाँ, जिसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है उसका केएच का वैल्यू ज्यादा होता है। ग्रेटर फॉर गैस विथ लो सॉल्युबिलिटी, जिसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है उसके लिए गैस की वैल्यू ज्यादा होती है, या सभी गैस के लिए बराबर होती है कि सॉल्युबिलिटी के गैस से कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, अब यानी कि ये जो सवाल आया है वो आपका सॉल्युबिलिटी से लिया गया है। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी वाला भी थोड़ा आपको केस बता दे। जो हेनरी कांस्टेंट होता है वो सॉल्युबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी कम होगी, केएच का वैल्यू ज्यादा होगा, सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा तो केएच का वैल्यू कम होगा। तो इसी के बेसिस पे आपको बताना है कि कौन सा भाई ऑप्शन इसमें से सही होने वाला है। ठीक है, तो भाई कौन सा लग रहा है आपको ऑप्शन, कहाँ पे क्या है द वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू ग्रेटर फॉर लो सॉल्युबिलिटी। देखो बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, बी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, क्या कह रहा है कि अगर सॉल्युबिलिटी कम होगा, सॉल्युबिलिटी क्या होगा, कम होगा, तो उसके लिए केएच का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होता है। बिल्कुल सही बात है। हाँ, ये जितनी कम सॉल्युबिलिटी होगी उतना ज्यादा केएच का वैल्यू होगा, तो इसमें बी वाला ऑप्शन आपको लगा के आना था। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन है यहाँ पे हेनरी लॉ से, हेनरी कांस्टेंट से रिलेटेड, आइए उसको भी देख लीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है कि वैल्यू ऑफ केएच एट 290 के फॉर आर्गन, CO2, HCHU एंड CH4। देखो आपके पास यहाँ पे चार तरह की गैस दी गई है। ठीक है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, फॉर्मल्डिहाइड और मीथेन है। ठीक है, आर्गन के लिए केएच का वैल्यू कितना दिया है, 40.32, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए वैल्यू दिया है 1.68, और फॉर्मल्डिहाइड के लिए दिया है 1.84 10 के पावर -5, और CH4 के लिए कितना दिया है 0.416। ठीक है, ये चार गैसेस है और चारों गैसेस के लिए केएच का वैल्यू दिया है। अब केएच का वैल्यू देख के आपको क्या बताना है, व्हेन दीज गैसेस आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी। ठीक है, इस गैसेस को आपको सॉल्युबिलिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि कम से ज्यादा की तरफ आपको अरेंज करना है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, देखो आपको क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी सॉल्युबिलिटी को कम से ज्यादा रखना है, कम से ज्यादा। और कम सॉल्युबिलिटी किसकी होगी, सॉल्युबिलिटी कम उसी की होती है जिसका केएच का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। जितना ज्यादा केएच का वैल्यू होगा उतना ही कम सॉल्युबल होगा। तो देखिए सबसे ज्यादा केएच का वैल्यू किसका है, बताइए। हाँ, सबसे ज्यादा केएच का वैल्यू किसका है भाई, हाँ सबसे ज्यादा केएच की वैल्यू क्या है, 40.32, यानी आर्गन का आपका वैल्यू सबसे ज्यादा है। तो जितना ज्यादा आपका केएच का वैल्यू होगा उतना कम सॉल्युबल होगा। तो कहाँ पे आर्गन दिया है, आर्गन देखो यहाँ पे भी दिया है, सी ऑप्शन में भी दिया है और डी में, ए और बी तो वैसे ही कैंसिल हो गया। ठीक है, अब 40 से कम कौन है, हाँ 40 से कम कौन है,
40 से कम है ये वाला, इसको बोले तो आपका CO2 का वैल्यू दिया है। ठीक है, तो आर्गन के बाद कौन है? CO2 है। आर्गन के बाद कौन है? CO2 है, यानी सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन आपको लगा के आना है। देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट में CH4 क्या है? CH4 की वैल्यू CO2 से कम है, तो CH4 है वो क्या है? CO2 से इसकी वैल्यू कम है। और यहाँ पे आपके पास जो फॉर्मल्डिहाइड इसकी वैल्यू सबसे कम है, जिसकी वैल्यू सबसे कम होगी उसकी सॉल्बिलिटी सबसे ज्यादा होगी, तो सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो देखो KH वैल्यू से तीन क्वेश्चन आ गए हैं, तो हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है उस पर थोड़ा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और भी आया हुआ है एग्जाम में, आइए उसको भी पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गैस ए इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन गैस बी। आपके पास दो तरह के गैस दिए गए हैं, ए और बी। ए जो गैस है उसकी पानी में सॉल्युबिलिटी ज्यादा है बी के मुकाबले। ठीक है, क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द टू गैस हैव हायर वैल्यू ऑफ KH। इन दोनों में किसका KH का वैल्यू ज्यादा होगा। ठीक है, आइए इसका थोड़ा हम लोग सॉल्यूशन लिख लेते हैं। तो भाई आंसर में क्या लिखना है? आपके पास दो तरह के गैस दिया गया है, एक है गैस ए, दूसरा दिया है गैस बी। ठीक है, अब गैस ए ज्यादा सॉल्युबल है किसके लिए? हाँ इसी, तो गैस के ए की सॉल्युबिलिटी है बी से ज्यादा है। अगर ए की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है बी की सॉल्युबिलिटी कम है, तो KH का क्या रिलेशन हम बताते हैं? जिसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है उसका KH का वैल्यू कम होता है, और जिसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है उसके लिए KH का वैल्यू क्या होता है? ज्यादा होता है। और आपको क्या बताना है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग टू हैव हायर वैल्यू ऑफ KH। इन दोनों में किसका वैल्यू KH का ज्यादा है? तो आप आंसर में लिख के आएंगे क्या? आंसर में आपको लिख के आएंगे गैस बी। आंसर गैस बी होगा। ठीक है, गैस बी के लिए क्या होगा? KH का वैल्यू ज्यादा होगा। ठीक है, तो देखो कितने सिंपल सिंपल से सवाल आते हैं। चलिए, अब ये तो बिल्कुल MCQ टाइप के क्वेश्चन हो गए। अब आइए ऐसे क्वेश्चन करते हैं जो आपके NCERT में दिए गए हैं। NCERT के क्वेश्चन में लगाने में बहुत प्रॉब्लम नहीं है, बस दिक्कत ये है कि उसमें ऐसे ऐसे वैल्यूज दिए गए हैं, उस वैल्यूज को कैंसिल आउट करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, एक क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। क्या कह रहा है कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर अ सॉल्यूशन कंटेन 6.56 into 10 के पावर -3 ग्राम ऑफ इथेन इज 1 बार। देखो क्या कह रहा है, बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। देखो कह रहा है सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन का प्रेशर दिया गया है कितना? 1 बार। ठीक है, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का जो प्रेशर दिया है बच्चों वो कितना दिया गया है? 1 बार उसका प्रेशर दिया गया है। ठीक है, अब उस सॉल्यूशन में क्या है? उस सॉल्यूशन में इथेन गैस है, उसका मास दिया गया है। उस जो सॉल्यूशन में इथेन गैस का मास कितना दिया है? इथेन गैस का जो मास दिया गया है बच्चों वो दिया है कितना? 6.56 into 10 की पावर -3 ग्राम। ठीक है, कह रहा है कि एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का प्रेशर 1 बार है और उसमें जो मास डिजोल्व है वो कितना है? 6.5 से 10 की पावर -3 ग्राम। ठीक है, फिर और आगे की कहानी पढ़िए। आगे क्या कह रहा है? इफ द सॉल्यूशन कंटेन 5 into 10 के पावर -2 ग्राम ऑफ इथेन। अब अगर उस सॉल्यूशन में अगर इतना ग्राम इथेन होगा तब क्या बताना है? इन व्हाट शेड बी पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है, अगर कह रहा है कि इसी सॉल्यूशन में इथेन की मात्रा इतना कर दिया जाए तो प्रेशर क्या होगा। ठीक है, अब बाद में अब जो मास है, मास बदल के कितना हो गया? 5.00 into 10 की पावर -2 ग्राम। ठीक है, अगर मास को इतने से इतना कर दिया जाए तो बताइए जो प्रेशर आएगा वो प्रेशर किसके इक्वल होगा। ठीक है, तो बेसिकली प्रेशर और मास का रिलेशन हमें रखना है, और हम लोग यहाँ पे हेनरीज लॉ हम लोग पढ़ कर आए थे, तो क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। हेनरी लॉ क्या कहता है? हेनरी लॉ कहता है जो प्रेशर होता है किसके बराबर होता है? KH into M। KH into M के बराबर होता है। ठीक है, अब इसके लिए हेनरी का इक्वेशन क्या हो जाएगा? आप P1 कितना दिया है? 1, तो P की जगह क्या रख दो? 1 रख दो। KH का वैल्यू नहीं दिया उसको एज इट इज रख दो। ठीक है, यहाँ पे मास का वैल्यू दिया है, मास का वैल्यू कितना दिया है? 6.56 into 10 के पावर -3 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही ये जो फार्मूला है इसके लिए रखेंगे। तो अब ये प्रेशर है, प्रेशर हमें निकालना है, तो प्रेशर हमें निकालना है तो प्रेशर को वैसे ही छोड़ दो। KH का वैल्यू नहीं दिया उसको भी वैसे ही लिख दीजिए। अब मास कितना दिया है? अब जो मास दिया है बच्चों 5 into 10 के पावर -2 ग्राम। क्या दिया है? 5.00 into 10 की पावर -2 ग्राम। इसको क्या मान लो? इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या करिए, 2 को 1 से डिवाइड कर दोगे हमें प्रेशर मिल जाएगा। तो हमें क्या प्रेशर चाहिए था, क्या करो इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर दो। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड कर दिए,
डिवाइड इक्वेशन 2 बाई फर्स्ट, दो को क्या करिए 1 से डिवाइड कर दिए। आइए डिवाइड करते हैं। तो 2 इक्वेशन में क्या क्या दिया है मेरे साथ साथ लिखिए। क्या क्या 2 इक्वेशन में क्या क्या दिया है यहाँ पे, P2 इज इक्वल्स टू KH इंटू 5 इंटू 10 की पावर -2। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो P2 अपॉन P1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, P2 अपॉन 1 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, इसकी जगह क्या हम लोग रखेंगे KH इंटू 6.56 इंटू 10 के पावर -3। ठीक है, अब क्या क्या चीज कैंसिल आउट हो रहा है, देखो यहाँ से KH से KH क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इनको वैल्यू को सॉल्व करोगे, इनके वैल्यू सॉल्व करेंगे तो प्रेशर कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू के जब आप लोग बच्चों सॉल्व करेंगे उसका वैल्यू आपका आ जाएगा पूरा मिला के 7.62। कितना आ जाएगा, 7.62 बार इसका आंसर आ जाएगा। ये क्या होगा, आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, बेसिकली हम यहाँ पर आपका यहाँ पे हेनरी लॉ के फार्मूले को इस्तेमाल करके हम लोगों ने किया था। ओके, एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिया गया है, एक्सरसाइज में जाके आप देखिएगा। चलिए अगला सवाल करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि H2S is a toxic gas with rotten egg like smell। कह रहा है कि जो हाइड्रोजन सल्फाइड होता है एक टॉक्सिक गैस होता है और उसकी जो स्मेल होती है वो रॉटन एग की तरह होती है। रॉटन एग के मतलब अंडा जब खराब हो जाता है उसकी जो स्मेल आती है, वैसे यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड की स्मेल होती है। फिर आगे क्या कह रहा है कि इज यूज फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस। हाँ, किसी चीज का एनालिसिस करने के लिए यूज होता है। इफ solubility of H2S in water at STP is 0.195 small m। ठीक है, कह रहा है कि जो H2S के पानी में solubility है वो कितना है, 0.195 m दिया है। तो आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट हेनरीज कांस्टेंट यानी KH की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है, आइए पहले हम लोग क्वेश्चन में लिख लेते हैं भाई। क्वेश्चन में क्या क्या चीज आपको पहले से दी गई है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया है भाई, क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है, हाँ, जो H2S की सॉल्युबिलिटी है वो कितना है, हाँ दिया है आपको क्वेश्चन में, सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S कितना दिया है, सॉल्युबिलिटी 0.195 स्मॉल m। तो पता है एक होता है कैपिटल M, एक होता है स्मॉल m। कैपिटल M का मतलब होता है मोलैरिटी और स्मॉल m का मतलब होता है मोलैलिटी। ठीक है, यानी ये क्या दिया है, मोलैलिटी दिया है। 0.195 स्मॉल m का मतलब क्या होता है, हाँ 0.195 का मतलब होता है कि 0.195 मोल। मोल और किसके मोल दिए गए भाई, यहाँ पे H2S के मोल दिए गए हैं। ओके, देखो यहाँ पे जो H2S के यहाँ पे मोलैलिटी दिया गया है, तो उसका क्या मतलब होता है, जो मोलैलिटी दिया होता है बच्चों वही मोल होता है। क्या, जो मोलैलिटी दिया होता है वही मोल होता है। तो इसका मतलब होता है 0.194 मोल ऑफ H2S। सॉरी, यहाँ पे H2O नहीं रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, H2S। हाइड्रोजन सल्फाइड के जो इतने मोल होते हैं वो 1000 ग्राम वाटर में क्या होते हैं, डिजोल्व है। इसका ये मतलब होता है। किसी की अगर यहाँ पे मोलैलिटी 0.195 m है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है उतना ही मोल 1000 ग्राम पानी में डिजोल्व है। ठीक है, बेसिकली क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ पे मोल्स ऑफ H2S दिया है। क्या है यहाँ पे, मोल ऑफ H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड के मोल दिए गए हैं 0.195। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो मोलैलिटी होता है वही क्या होता है, मोल होता है। क्योंकि H2S का मोलैलिटी दिया है, H2S के मोल लिखेंगे। और ये क्या दिया है, ये आपका मास ऑफ वाटर। ठीक है, मास ऑफ वाटर बोले तो यहाँ पे W ऑफ H2O, W ऑफ H2O मतलब मास ऑफ वाटर, वो कितना दिया है आपका, 1000 ग्राम दिया गया है। ठीक है, इतनी हम लोगों ने डाटा निकाल लिया। और आपको क्या निकालना है, हेनरी लॉ कांस्टेंट यानी हेनरीज कांस्टेंट, यानी आपको इस क्वेश्चन में KH की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि भाई KH की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब देखो हमने यहाँ पे हेनरी लॉ का फार्मूला हम लोगों ने लिख कर आया है। ठीक है, हेनरी लॉ क्या होता है, फार्मूला कहता है जो प्रेशर होता है वो हेनरी कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन के क्या होता है, बराबर होता है। जो प्रेशर होता है वो KH इंटू एक्स के बराबर होता है। ओके, अब देखो इससे में आपको क्या निकालना है, यहाँ पे KH का वैल्यू निकालना है। KH का वैल्यू निकालो तो x को इधर भेज दो, x को उधर भेज दीजिए तो KH की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब x को इधर भेजोगे तो P अपॉन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कहीं से हमने प्रेशर का वैल्यू निकाल लिया, मोल फ्रैक्शन, और किसका मोल फ्रैक्शन निकालना है हमें,
H2S का, H2S का मोल फ्रैक्शन निकाल लिया तो KH की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में एक बड़ी प्रॉब्लम ये है बच्चों कि यहाँ पे जो H2S है, H2S का प्रेशर नहीं दिया गया है। ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन में देना चाहिए। तो आप जानिए कि जो H2S का प्रेशर होता है, हाँ, जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होता है H2S का, वो कितना होता है, वो क्वेश्चन में दिया नहीं है, लेकिन मैंने आपके लिए वो वैल्यू को नोट किया है। ठीक है, जो वैल्यू निकल कर आती है बच्चों वो होता है 0.987 बार। ठीक है, वो कितना आता है 0.987 बार। ओके, तो हम क्या करेंगे सॉल्यूशन करने के लिए, KH इज इक्वल्स टू, प्रेशर की वैल्यू कितनी है ये क्वेश्चन में दिया नहीं है लेकिन देना चाहिए, 0.987 अपॉन, अब क्या करेंगे मोल फ्रैक्शन, हम क्या करने हैं मोल फ्रैक्शन को हमें अलग से निकालना है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, आइए मोल फ्रैक्शन का आपको फार्मूला बता देता हूं। देखो हमें क्या करना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है H2S का। याद है मोल फ्रैक्शन हम लोग कैसे निकालते थे, हाँ, मोल फ्रैक्शन का हम फार्मूला बताए थे, N1 अपॉन N1 प्लस N2, एक फार्मूला ये बताए थे X1 का फार्मूला, और X2 का फार्मूला क्या लिखवाया था याद है, N2 अपॉन N1 प्लस N2, हम लोगों ने ये फार्मूला पढ़ा है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे H2S का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो जिसके मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल्स को ऊपर रखा जाता है। ठीक है, तो H2S का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो H2S को मोल को हम ऊपर रखेंगे अपॉन N1 प्लस N2, और यहाँ पे N1 क्या है बच्चों, N1 क्या है वाटर के मोल है, और N2 क्या है आपके H2S का मोल है। तो यहाँ पे ये फार्मूला बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में इसका मोल फ्रैक्शन किसका आ गया क्वेश्चन, क्वेश्चन में देखो यहाँ पे H2S का मोल दिया है, H2S का मोल कितना दिया है 0.195, तो इसकी वैल्यू रख दो, तो इसका वैल्यू कितना दिया है 0.195, ओके, अपॉन ये भी मोल्स ऑफ H2S है, यानी ये भी क्या होगा 0.195। तो क्या करना है, क्वेश्चन में वाटर का मोल नहीं दिया गया है, वाटर के मोल को निकालते हैं। मोल का फार्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, पानी का मास कितना दिया है क्वेश्चन में, देखिए पानी का मास कितना दिया है 1000 ग्राम, तो पानी के मास को क्या रखेंगे 1000 ग्राम। ओके, पानी का मोलर मास कितना होता है, देखो पानी का फार्मूला होता है H2O, और H2O में जब इसका मोलर मास निकालेंगे बच्चों तो 18 ग्राम आएगा। ठीक है, तो गिवन मास 1000 है, मोलर मास 18 होता है, तो जब आप इसको थोड़ा डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद बच्चों जो वैल्यू आती है 55.55 इसकी वैल्यू आती है। ठीक है, तो वाटर के मोल को यहाँ पे उठा के रखो, वाटर के मोल हमने निकाला है 55.55। ओके, जब इनको थोड़ा आप अच्छे से सॉल्व करेंगे तो H2S का जो आप यहाँ पे मोल फ्रैक्शन निकल कर आता है वो आता है 0.00035, इसकी वैल्यू निकल कर आती है। इसको पूरा सॉल्व करके डिवाइड करोगे तो यही आंसर आएगा। ठीक है, तो हम जैसे H2S के मोल फ्रैक्शन निकाल लिए उसी को क्या करना है फार्मूले में पुट करना है। ठीक है, तो हम लोगों ने प्रेशर निकाल लिया इतना है, और इसका मोल फ्रैक्शन अभी लास्ट में निकाले थे कितना था 0.00035। ठीक है, जब इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू निकल कर आती है बच्चों, इसकी वैल्यू कितनी निकल कर आती है 282 बार, ये आपका आता है फाइनल आंसर। ठीक है, तो इतना लंबा कैलकुलेशन था। ठीक है, अब आइए इसको हम आपको फिर से समझा देते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या दिया था, क्वेश्चन में जो हाइड्रोजन सल्फाइड है उसकी मोलैलिटी दी गई थी। मोलैलिटी देने का मतलब क्या है, जो मोलैलिटी होता है वही मोल होता है, क्या जो मोलैलिटी होता है वही मोल होता है, तो H2S का मोल दे दिया है इतना। अब मोलैलिटी जो हम निकालते हैं बच्चों वो 1000 ग्राम पानी में निकालते हैं, तो पानी का मास दे दिया 1000 ग्राम, और KH का वैल्यू यहाँ पे पूछ रहा था, क्वेश्चन में प्रेशर नहीं दिया था, प्रेशर आपको पता होना चाहिए कितना होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने बस फार्मूला रखा, फार्मूले में हमें KH का वैल्यू पता करना था, फिर क्या होगा KH का वैल्यू निकालने के लिए इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर दिए, तो KH बराबर क्या हो जाएगा P अपॉन एक्स। प्रेशर क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया गया था, हमने मोल फ्रैक्शन को यहाँ पे निकाला। मोल फ्रैक्शन कैसे निकाले, मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए उसका पूरा यहाँ पे हम लोगों ने डिराइव किया है। ठीक है, तो ये इतना लंबा चौड़ा था इसका डेरिवेशन, बस ये देखने में आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन अब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो एक NCERT का और क्वेश्चन है, आइए उस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि Henry law constant for CO2 in water is 1.67 10 की पावर 8 Pascal at 298 Kelvin।
देखो, कह रहा है आपके पास जो CO2 गैस है, CO2 गैस के लिए हेनरी कांस्टेंट यानी KH का वैल्यू दिया है, ये KH का वैल्यू दिया है CO2 के लिए। फिर क्या कह रहा है कि कैलकुलेट कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर व्हेन पैक्ड अंडर 2.5 atm CO2 प्रेशर एट 298 केल्विन ना। कह रहा है कि जब प्रेशर कितना होगा भाई, जब प्रेशर होगा 2.5 atm, 2.5 atm में जब CO2 का प्रेशर होगा तो बताइए इस प्रेशर पे जो CO2 है वो 500 ml सोडा वाटर में कितना डिजॉल्व होगा। क्या कह रहा है कि जो आपको पता करना है कि CO2 का कितना मास जो है वो 500 ml सोडा वाटर में डिजॉल्व होगा, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन में क्या क्या चीजें पूछ रहा है उसके हम लोग बारे में बात कर लेते हैं। क्या क्या दिया है भाई, यहाँ पे क्या लिया है, हेनरी कांस्टेंट दिया है CO2 के लिए। CO2 के लिए जो KH का वैल्यू है वो कितना दिया है, 1.67 इंटू 10 की पावर 8 पैस्कल दिया है। ओके ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया है, कैलकुलेट CO2 ऑफ, हाँ तो CO2 का हमें क्वांटिटी पूछ रहा है, यानी हमें क्या पूछना है, मास ऑफ CO2, मास ऑफ CO2 का हमें कैलकुलेट करना है। कितना मास डिजॉल्व हो रहा है। क्या दिया है, 500 ml ऑफ सोडा वाटर, यानी एक तरीके से वाटर का वॉल्यूम दिया है। क्या दिया है, वॉल्यूम ऑफ H2O, पानी का वॉल्यूम कितना दिया है, 500 ml, 500 ml पानी का वॉल्यूम दिया है। और कुछ पूछ रहा है, हाँ प्रेशर दिया है भाई, प्रेशर दिया है, CO2 का प्रेशर दिया है, कितना दिया है, 2.5 atm प्रेशर दिया हुआ है। ठीक है, तो इतनी डाटा दिया गया है, डाटा की मदद से हमें क्या करना है, यहाँ पे भाई CO2 का मास निकालना है। अगेन हम फार्मूला लगाएंगे। ओके, तो भाई फार्मूला क्या होता है हेनरी कांस्टेंट का, हाँ हेनरी कांस्टेंट का फार्मूला क्या होता है, या हेनरी लॉ का फार्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स, KH इंटू एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। देखो यहाँ पे जो KH का वैल्यू बच्चों को किस में दिया है, पैस्कल में दिया हुआ है, और यहाँ पे जो इसका प्रेशर की यूनिट क्या है, ATM। एक में प्रेशर की यूनिट पैस्कल दिया है, एक में उसका यूनिट ATM दिया है। अब क्या करोगे, अब दो ऑप्शन है आपके पास, या तो पैस्कल को ATM में कन्वर्ट कर दो, या तो ATM को आप पैस्कल में कन्वर्ट कर दिए, दोनों में से कोई एक हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ऐसा करते हैं हम लोग ATM को पैस्कल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ATM को पैस्कल में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, ATM को पैस्कल में कन्वर्ट करने के लिए बच्चों उसको मल्टीप्लाई करना होता है किससे, 101,325 से। ठीक है, जब ATM को इस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका पैस्कल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो CO2 का वैल्यू कितना निकल कर आता है, 25,331.5 पैस्कल। ठीक है, तो हमने क्या किया, KH की वैल्यू को और प्रेशर की वैल्यू को सेम कर दिया। अब इसी वैल्यू को आपका उठा के पुट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे CO2 का प्रेशर कितना दिया है, CO2 का प्रेशर हमने निकाला 25,331.5 इज इक्वल्स टू, KH का वैल्यू भी दिया है, KH का वैल्यू कितना दिया है, 1.67 इंटू 10 की पावर 8 पैस्कल। ठीक है, और इंटू एक्स, हमें क्या करना है, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू निकालो तो इसको इधर लेके जाइए, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 25,3312.5 अपॉन, ये नीचे आ जाएगा 1.67 इंटू 10 की पावर 8। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे बच्चों, जो वैल्यू निकल कर आती है वो आता है 1.517 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है, अब ये किसके मोल फ्रैक्शन निकले हैं, अब CO2 के बारे में बात हो रहा है, तो ये बेसिकली आपने CO2 का मोल फ्रैक्शन यहाँ से फाइंड आउट कर लिया, वो इसने के बराबर आता है। ठीक है, अब मोल फ्रैक्शन का फार्मूला अभी कुछ देर पहले हम लोग पढ़ कर आए थे। हाँ, मोल फ्रैक्शन का फार्मूला क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 का फार्मूला होता है मोल्स ऑफ CO2 अपॉन मोल्स ऑफ CO2 प्लस मोल्स ऑफ H2O। ये तो होता है भाई, हाँ CO2 जो है पानी में डिजॉल्व है, तो CO2 के मोल अपॉन टोटल मोल, ये तो फार्मूला होगा। ठीक है, अब होता क्या है बच्चों, यहाँ पे जब हम लोग सोडा वाटर में CO2 को डिजॉल्व करते हैं तो उसकी वैल्यू बहुत कम आती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, बहुत कम आती है। तो जब बहुत छोटे वैल्यू को वाटर में ऐड करते हैं तो इसके वैल्यू को क्या किया जाता है, नेग्लेक्ट किया जाता है। ठीक है, नेग्लेक्ट कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है नहीं, बेसिकली इसको अगर हम यहाँ से फार्मूले में एलिमिनेट कर देंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 के लिए निकल जाएगा मोल्स ऑफ CO2
अपॉन मोल्स ऑफ H2O, मोल्स ऑफ H2O। ठीक है, अब देखो हम लोगों ने क्वेश्चन ने CO2 के मोल निकाले गए। CO2 का मोल फ्रैक्शन कितना आया है? 1.1517 इंटू 10⁻³ तो जहां पे CO2 का मोल फ्रैक्शन है उसकी वैल्यू को उठा के पुट कर दो। ओके, तो CO2 का मोल फ्रैक्शन को उठा के पुट कर दीजिए तो कितना आएगा भाई? इसका वैल्यू आपको निकल कर आएगा 1.517 इंटू 10⁻³ ठीक है। अब CO2 के मोल्स को निकालने उसको वैसे ही रख दो, CO2 के मोल्स को आप वैसे ही रख दीजिए। अब वाटर के मोल हम निकाल सकते हैं। हाँ, मोल का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो पानी का मास कितना दिया है? देखो, पानी के बच्चों मास तो नहीं दिया लेकिन उसका वॉल्यूम दिया है 500 ml। तो पानी का जो बच्चों वॉल्यूम होता है वही मास होता है। 500 ml वॉल्यूम है तो 500 ग्राम क्या हो जाएगा? मास। ठीक है, पानी का मास दिया है 500, वाटर का मोलर मास अभी निकाले थे 18 होता है। 500 अपॉन 18 करेंगे कितना आएगा? हाँ, 500 अपॉन 18 अगर आप करेंगे तो आपका वैल्यू निकल कर आएगा 27.78। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोगों ने वाटर के मोल्स को निकाले हैं, वाटर के मोल्स को यहाँ पे रख दीजिए। वाटर का मोल्स हम लोगों ने कितना निकाला? 27.78। ठीक है, अब क्या करेंगे? यहाँ पे CO2 के मोल्स को निकालना है तो इसको इधर भेज दो। 1.517 इंटू 10⁻³ इंटू इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा 27.78। ये किसके बराबर हो जाएगा? मोल्स ऑफ CO2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो CO2 के कितने मोल निकल कर आएंगे? जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो CO2 के मोल निकल कर आएंगे 0.0421। इतने मोल निकल कर आएंगे CO2 के। ठीक है, बस हम लोग लगभग आंसर आने वाला है। अब CO2 का मोल निकाल लिए तो CO2 अगर हम मोल निकाल लेंगे तो मोल का फार्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। और हमें क्या करना है? क्वेश्चन में देखिए हम लोगों ने शुरू में बताया था, शुरू में यहाँ पे देखो CO2 के मास का हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, CO2 के मास का फाइंड आउट करेंगे तो CO2 के मास का फाइंड आउट करना होगा तो क्या करना है? इसको इधर भेज दो। मोल्स ऑफ CO2 इंटू मोलर मास ऑफ CO2 इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ CO2, ये हमें निकालना है। और CO2 के मोल को अभी निकाले हो, कितना है? CO2 के मोल के निकाले हैं 0.0421, इसके वाले रख दो 0.0421 इंटू CO2 का मोलर मास कितना होता है? हाँ, CO2 का मोलर मास, कार्बन का मास होता है 12, ऑक्सीजन का मास होता है 16 इंटू 2 तो 12 प्लस 32 कितना हो जाएगा? 44। तो CO2 का मोलर मास होता है बच्चों 44 इज इक्वल टू मास ऑफ CO2। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आपको निकल कर आती है यहाँ पे मास ऑफ CO2 हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा? 1.854 ग्राम। ये इसका आंसर निकल कर आता है। सोचो सोचो कितना लेंदी का था। ठीक है, हालांकि मैंने पहले से इसको सॉल्व करके रखा था जस्ट बिकॉज इसको मल्टीप्लाई करने में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा तो इसको मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर लिया। अगर आपके पास कैलकुलेटर हो तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी जो भी आज हम लोगों ने पढ़ी है। बहुत ही ज़्यादा इसमें आपको चीज़ें 11 क्लास की भी यूज हुई है। हाँ, 11 क्लास में अगर आपने मोल कॉन्सेप्ट को पढ़ा होगा तो मोल कॉन्सेप्ट, मोलैलिटी, मोलैरिटी ये सब का यूज होके ये सारे क्वेश्चन लगाए गए हैं। ठीक है, हम लोगों ने कई बार देखा है कि मोल फ्रैक्शन का भी यूज हुआ है, तो मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी को थोड़ा अलग से पढ़ लीजिएगा तब तक ये सब क्वेश्चन आपको बहुत ही ज्यादा आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप सो वीडियो को अच्छा लगा होगा। हाँ, वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं ऐसे मजेदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे।